गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम आगे की वीडियो में आपका स्वागत है। शीर्षान ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी साहित्य में अब आगे पढ़ेंगे। हिंदी कालीन साहित्य में आदिकाल के अंतर्गत जितने रासो साहित्य और श्रृंगार काल के ग्रंथ लिखे गए और प्रेम प्रधान काव्य लिखे गए, उनमें उनमें आगे है पहला राउरवेल। राउरवेल ग्रंथ के रचयिता हैं रोड़ा कवि। रचयिता समय इसका 10वीं सदी माना गया है। इसमें प्राय प्राचीनतम गद्य पद्य रचना गद्य मिश्रित रचना है, जिसे हिंदी में चंपू काव्य कहा जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है तथा इसमें यह शिलांकित रचना है। फिर इसके बाद में दूसरी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके रचयिता दामोदर भट्ट हैं। रचना काल 12वीं शताब्दी। एवं गद्य पद्य मिश्रित रचना है। अपभ्रंश भाषा मानी गई है। तीसरी है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वरी ठाकुर हैं और समय 14वीं शताब्दी। माना गया है। भाषा तत्सम प्रधान। शब्दावली
अलंकारिक व पद्य रचना है। इसके बाद में रासो साहित्य। रासो साहित्य में सबसे पहले हम मानते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न आचार्यों में मतभेद है। विभिन्न आचार्यों में मतभेद के कारण ग्रासो द तासी जो फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान, वे इसे राजसूई यज्ञ से इसकी रचना मानते हैं, रासो साहित्य की। जॉर्ज क्रिशन इसे राजदेश से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। बच्चन सिंह, साहित्यकार बच्चन सिंह इसे रास शब्द से इसकी रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। रासो साहित्य में सबसे पहले विशलदेव रासो और नरपति नाहल द्वारा लिखी गई रचना है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति ग्रासो दतासी, ग्रासा दतासी के अनुसार राजसूय शब्द से जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार राजदेश से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई मानी जाती है। नरोत्तम लाल शाह के अनुसार रसो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इसकी उत्पत्ति रसक शब्द से हुई मानी है। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने इसकी रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत दिए हैं। इनके अनुसार जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वह रासो यज्ञ या राजदेश से या रसायन शब्द से या रसिक शब्द से या रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई मानी है। वहीं सर्वाधिक प्रचलित है कि बच्चन सिंह ने रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है।
बताई है। फिर आगे इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से रासो साहित्य इसमें लिखे गए। इसमें जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं और हिंदी में भी हमने पढ़ा है कि विसलदेव रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ऐसे रासो साहित्य परंपरा में बहुत से प्राचीन काल में रासो साहित्य लिखा गया था, जिनमें पहला हम देखते हैं विसलदेव रास। विसलदेव रासो, विसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाहल, समय इनका 1212 विक्रमी संवत माना गया है। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ जिनका नाम विसलदेव जिनका नाम विसलदेव है, उनके समकालीन माने जाते हैं के समकालीन थे नरपति नाहल, और इन्होंने विसलदेव की प्रसिद्धि के बारे में ही यह विसलदेव रासो लिखा था। अजमेर के अंदर जो अब 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनी हुई है, उसकी जगह पहले विसलदेव ने एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। इसमें आगे विसलदेव रासो के प्रमुख खंड हैं, तो इनमें विसलदेव रासो में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के सांबर नरेश विसलदेव के साथ विवाह होना प्रथम खंड के अंदर बताया गया है। दूसरे खंड में विसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना बताया गया है कवि विसलदेव के अनुसार। तीसरे खंड में राजमती के विरह का करुण वर्णन किया गया है, जिसमें कवि नरपति नाहल ने 12 मासा वर्णन के अंतर्गत राजमती के विरह को बड़ी मार्मिकता के साथ वर्णन किया है। और विसलदेव का उड़ीसा से वापस लौटना इसमें बताया गया है कि एक कुर्जा नामक पक्षी के द्वारा या बादलों के द्वारा संदेश पहुंचाए जाने के कारण एकाएक उड़ीसा में विसलदेव को या विग्रहराज को एक अचानक अपनी रानी राजमती की याद आती है और वह तुरंत वहाँ से अपने नगर की ओर चल पड़ते हैं। तीसरे खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा विसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना बताया गया है। फिर अगला है परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक माने गए हैं और समय 13वीं सदी है। जगनिक कवि महोबा के राजा
परमरी देव के राजाश्रय में रहता था। आला उदल नामक 2 वीर सरदारों की आला व उदल नामक 2 वीर सेना नायकों के शौर्य एवं वीरता का वर्णन गीति काव्य रूप में मिलता है। ये गीत आला नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो श्रावण और भाद्रपद माह में वर्षा ऋतु में प्राय इनकी कथा, आला उदल की कथा गाकर सुनाई जाती है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में आला उदल के नाम से मंदिर भी बना हुआ है। आगे है पृथ्वीराज रासो साहित्य परंपरा का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है, जिसमें अजमेर के चौहान शासक व दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है, जिसमें उनके बाल सखा या बाल बचपन के मित्र चंद्रवरदाई, जो उनके साथ जिनका जन्म प्राय पृथ्वीराज के जन्म के साथ ही माना जाता है, दोनों की एक ही जन्म तिथि मानी जाती है और एक साथ दोनों बड़े हुए और मित्र होने के साथ साथ वे एक साथ युद्ध विद्या भी उन्होंने सीखी और साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। और चंद्रवरदाई अपने आश्रयदाता और अपने परम मित्र पृथ्वीराज चौहान के साथ हर समय हर युद्ध हर लड़ाई में वे साथ रहते थे। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई रचयिता चंद्रवरदाई, समय इनका है 1343। विक्रमी। रासो साहित्य का प्रमुख और प्रथम ग्रंथ ये माना जाता है, जिसमें आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज अपनी रानी संयोगिता, राजकुमारी संयोगिता, जो कि गढ़वाल नरेश कन्नौज के शासक राजा जयचंद की पुत्री थी, जो पृथ्वीराज को अपना पति वर्ण कर चुकी थी और अपने स्वयंवर से पहले वे पृथ्वीराज को संदेश पहुंचाती हैं कि मैंने अपने तन मन से आपको अपना पति वर्ण कर लिया है, या तो आप मुझे स्वयंवर से पहले मेरा हरण करके ले जाएं या फिर मैं अब जहर खाकर अपना अंत कर लूँगी। तो इस संदेश को पाकर पृथ्वीराज तुरंत गति से अपने कुछ प्रमुख मित्रों चंद्रवरदाई, पुंडरीक इत्यादि मित्रों को साथ में लेकर संयोगिता के हरण को चल पड़ता है। वहीं उन्हें बीच में समाचार मिलता है कि मोहम्मद गोरी, जो गौर गजनी का शासक था, वह दिल्ली पर हमला करने के लिए पश्चिमी सीमा पर आ पहुंचा है और कुछ भारतीय राजपूत राजाओं ने
उसका साथ दिया है, तो वह अपनी एक सेना को उनकी तरफ गोरी को रोकने के लिए भेजता है और अपने कुछ निकट मित्रों और विश्वास पात्र सैनिकों और सेनापतियों के साथ दिल्ली कन्नौज की ओर जाता है और संयोगिता का हरण कर उसे लाता है और रास्ते में लौटते वक्त वह मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करता है। तो इस तरह इसमें पृथ्वीराज की अदम्य शौर्यता और साहस का वर्णन किया गया है, दानप्रियता का वर्णन किया गया है, उसके युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है। और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो सोमदेव के पुत्र थे का वर्णन किया है। और इसमें 2500 की वीरता, शौर्य, साहस, दानशीलता का वर्णन है। पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराने व जीवन दान देने तथा राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के हरण व गौरी के फिर से दिल्ली पर आक्रमण पृथ्वीराज की पराजय और अंत का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रहस्यों की जो लिखने का श्रेय है वह चंद्रबरदाई को जाता है, लेकिन इसे चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। और जब गौरी पृथ्वीराज को अपने साथ मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को अपने साथ कैद करके उसे अपने साथ गौर ले जाता है अपनी राजधानी और वहाँ ले जाकर उसकी आंखें फोड़ देता है, तब उसे छुड़ाने के लिए चंद्रबरदाई उसके साथ उसके पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं और एक स्वरभेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज से मोहम्मद गौरी की हत्या करवा देते हैं। और अंत में दोनों मित्र एक ही कटार से अपने प्राणों का अंत कर देते हैं और दोनों एक साथ एक ही दिन एक ही समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसमें 69 समयों का वर्णन समय, अध्याय तथा 2500 पृष्ठों का
संकलन किया गया है। कुछ फिर आगे है इसमें, फिर पृथ्वीराज रासो को कुछ इतिहासकार प्रमाणिक मानते हैं और कुछ इसे अप्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक बताने वाले साहित्यकारों में इसमें प्रमुख हैं डॉक्टर वुलर, रामकुमार वर्मा, गौरीशंकर हीरा चंद ओझा। ये इतिहासकार इसे अप्रमाणिक मानते हैं। वही प्रमाणिक रचना मानने वाले प्रमाणिक बताने वाले इतिहासकारों में मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मेनोरी, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, मोरिसन मेनारिया, डॉक्टर दशरथ सिंह मिश्र बंधु इसे प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। फिर इसके बाद में है हमीर रासो दूसरा सबसे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है जिसके रचना सारंग धरने की थी। हमीर रासो की रचनाकार का नाम सारंगधर इनका समय, रचना काल का समय 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी माना गया है। रणथंभौर के शासक हमीर देव का अलाउद्दीन के साथ युद्ध का वर्णन, इसकी भाषा